I'm going to start two revisions today. Means in this session we would be doing revision of two मतलब की chapters. One from history, rise of nationalism, and second one from political science. Okay? And this is a revision. Will not be entirely not going through the NCERT completely. And as you are having your exams, whenever it is there, whether it is in September, July, August, anything, nothing that. When it comes to rise in nationalism in Europe, यानी कि आज हम जो यूरोप का whatever we see today, for us today, Europe is one of the leading developed continents in the world. Europe is an epitome, मतलब सबके लिए एक एग्जाम्पल है. बट ऐसा यूरोप नहीं था. यूरोप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको धीरे धीरे करके जो है सॉर्ट आउट किया गया था. तो लेट अस नाउ कम टू दिस. एक ये पिक्चर आप देखोगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पिक्चर, सो इसीलिए आई हैव मेड इट हियर ओवर, मतलब आपके इसमें है. एक पिक्चर बनाया था बहुत पहले फ्रेडरिक शोरे ने. नाउ दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो वर्ड्स हैं दीज आर इंपॉर्टेंट. मतलब ये किसने बनाया था? दिस इज अ प्रिंट जहां उन्होंने कोशिश की थी, मतलब ही वांटेड, उन्होंने एक सपना देखा था, इमेजिन किया था कि इन द वर्ल्ड सारे नेशंस जो है, नेशन उनको कहा जाएगा जिनका एक कॉमन लैंग्वेज, फ्लैग, कल्चर और एक जैसे लोग. मतलब ये उस वक्त नहीं था, लेकिन उसने ये इमेजिन किया था. और इसको हम यूटोपियन विजन इसलिए कहते हैं. यूटोपियन का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब रियलिटी प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हुआ था. तो हाउ इट हैपेंड? पहले लोग जो थे इन यूरोप, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट यूरोप, सो राइट नाउ वी आर ओनली यूरोप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इन यूरोप द पीपल वर स्कैटर्ड, लाइक अभी हम लोग क्या है, द बंगालीज, दे लिव इन उड़ीसा. अदर वन लिव इन, जैसे मैं, हम तमिलियंस हैं, वी आर लिविंग इन दिल्ली. बट हमारा क्या है, हम माइग्रेट हुए हैं. हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ सम वर्क. बट उस वक्त में क्या होता था, द बाउंड्रीज वर नॉट देयर. दे वर स्कैटर्ड एंड डिड नॉट बिलोंग टू व्हाट वी कॉल एज नेशन स्टेट. और ये जो पहला नेशन स्टेट जैसा एक वर्ड जो है वो करने के लिए सबसे पहला जो हुआ था, दैट वाज देयर इन फ्रांस, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आप 9th में पढ़ चुकी. और जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा खत्म होता है, दैट इज द आई थिंक द लॉस ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे. वहीं से द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता. ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने बुलेट में डाल रखा है, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई थी. जैसे हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर भी सिमिलर क्वेश्चन इज देयर, सेम ऐसा ही ये भी है. तो उन्होंने जो है, दे हैव ट्राइड टू हैव सिंगल फ्लैग, द नेम एज सिटीजन को सिटोयंस, सिटोयनी मतलब फॉर द फीमेल, एक सिंगल लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच, दे मतलब, एंड देन न्यू हाइंस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. उन्होंने ऐसा कोशिश किया था कि एक नेशन में रहने वाले का एक फ्लैग, एक लैंग्वेज, दे वुड बी कॉल्ड एज सिटोयंस, दे वुड बी हैविंग सम राइट्स. ये शुरू से उन्होंने किया था. बट दे वर नॉट हैविंग दोस प्रॉब्लम्स. जब, क्योंकि आपको पता है, अगर आप रिकलेक्ट करो तो यू विल रिमेंबर, पहले फ्रेंच वाज मोनार्की, then it became constitutional monarchy, then it became republic, that is आपका reign of terror जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वाला पीरियड. उसके बाद it became again, जब मैक्सिमिलियन was executed,
उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे आया था, राइट। तो नेपोलियन बोनापार्टे जब आया था, ये जो 4 पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो उसने कुछ चेंजेस किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और वो क्या क्या थे? दिस इज द 3 मार्कर क्वेश्चन क्लास 10। नेपोलियन मतलब कि नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड, यानी एक यूनिफॉर्म कोड फॉर एवरीवन। जो पहले आपके फ्रांस के अंदर पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, दैट वाज abolished. People had some equality. They could buy the property, जो पहले फर्स्ट से थर्ड एस्टेट को नहीं था। देन उसने क्या किया, ये जो कोड है ना, दिस वाज नॉट ओनली फॉर फ्रांस, इवन फॉर डच, स्विट्जरलैंड, जहां जहां पर भी नेपोलियन ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था, वहां दिस कोड वाज यूज्ड। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट था, कम्युनिकेशन मूवमेंट था, उसको इंप्रूव किया। जो टैक्सेस देने होती थी, गिल्ड होता था, उसको रिमूव किया। एंड बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सब के लिए काफी इंप्रूवमेंट की। बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसने टैक्सेस जो है इंक्रीज कर दिया। मोर ओवर, उसने अपनी जो एरियाज है, ये है आपका पेपर में जो 2 मार्कर क्वेश्चन है, दिस वन, जो उसका एरिया है, दैट ही स्टार्टेड अनेक्सिंग, मतलब फ्रांस को छोड़कर फ्रांस के आसपास के सारे एरियाज को वो फ्रांस का हिस्सा बनाने लगा। एंड दैट इज व्हाई ही वाज, मतलब कि देयर वाज अ वॉर अगेंस्ट हिम, एंड दैट वॉर इज कॉल्ड बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें वो हार गया। यहां तक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 ऑल्सो, वंस अगेन, बट ये पेपर में यहां पर आता है। ये एक क्वेश्चन है, दिस इज अ 2 मार्कर, और ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर नेपोलियन वाज डिफीटेड, मतलब उसकी डिफीट के बाद क्या हुआ? उसके डिफीट के बाद ट्रेटी ऑफ वेना वाज साइंड। ट्रेटी ऑफ वेना वाज साइंड, एंड ट्रेटी ऑफ वेना जो है, इट वाज होस्टेड बाय, ये आपके पेपर के 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं क्लास 10। दिस वाज व्हाट वी कॉल एज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन, जो ऑस्ट्रियन प्रिंस था, उसने इसको जो है होस्ट किया था। दिस वाज होस्टेड। तो उस वक्त में क्या था, मतलब फ्रांस के अंदर, सॉरी यूरोप के अंदर, the areas were scattered in different area, in different manners, like eastern Europe, central Europe में ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी मतलब जो रूल करता है, दैट पर्सन वुड बी ऑटोमेटिकली, वो अपने आप को रूलर बनाता जाएगा। वेरस जर्मनी, इटाली या फिर स्विट्जरलैंड के अंदर जो है किंगडम्स। देन जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, दिस वन, जो हैब्स, दैट इज एन एम्पायर, डायनेस्टी जैसा, वो ऑस्ट्रिया हंगारी के ऊपर रूल करते थे। एंड दिस वे द पीपल लिविंग, जैसे इटालियंस थे, दे वर रूल्ड बाय सेवरल पीपल्स। मतलब यहाँ पे जो इटालियन है उनका कोई और राजा है, यहाँ पर जो इटालियन है उनका कोई और राजा है। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेट्स होते हैं द रिच पीपल, वो पॉलिश लैंग्वेज, यानी कि आपका पोलैंड है तो पॉलिश बोलते थे। वेरस बाकी जो लोग हैं, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो देयर वाज नो यूनिटी, कोई यूनिटी नहीं था। जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, दे वर रिच, दे कुड मैरी विथ ईच अदर, दे यूज्ड टू गो टू द स्कूल्स, दे गॉट द एजुकेशन, दे स्पोक फ्रांस। वेरस जो पुअर होते थे, पीजेंट्स होते थे, दे यूज्ड टू वर्क एज स्मॉल टाइम पीपल। ये प्रॉब्लम थी उस वक्त में, जब आपका फ्रांस, जो यूरोप है, वो स्कैटर्ड था। एंड
That is why people wanted liberalism. Liberal matlab liber, freedom. They wanted freedom. They wanted property पर right चाहते थे. They wanted they should also be equally moving from one place to another. They should also get the education. तो liberal के काफी definitions थे. They also wanted equality before law, which they were not given. In fact, in France, only the active citizens were given the right to vote. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं था. इन द इकोनॉमिक फील्ड आपका जो ये वाला मैंने किया हुआ, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, सेकेंड वन 2 मार्कर क्वेश्चन है. इन द इकोनॉमिक फील्ड, इकोनॉमी क्या होता है? जहां पैसा हम कमाते हैं, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन. जो बिजनेसमैन थे, दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेस. They wanted freedom from custom duties. और एक उन्होंने एक यूनियन एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम है ज़ॉलविरन. अगर आप 2010, 11, 12 कभी भी इनका पेपर निकालोगे ना, पहला क्वेश्चन ही होता था व्हाट इज ज़ॉलविरन. ज़ॉलविरन मतलब आपका कस्टम यूनियन, और इसको प्रशिया में स्टार्ट किया था. नाउ व्हाट इज प्रशिया? प्रशिया पहले जर्मनी का एक टुकड़ा था. नाउ इट इज पार्ट ऑफ जर्मनी. दे वांटेड द टैरिफ जो होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में. मतलब एक इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो ही हैड टू पे, अ मर्चेंट, अ ट्रेडर, ही हैड टू पे डिफरेंट टैक्सेस at different levels. जो टैक्स के रेट्स होते थे वो सेम नहीं होते थे. ये मैंने बना रखा व्हाट इज ज़ॉलविरन एंड व्हाट आर इट्स एम. ये आपके जो है दिस वन, दिस इज द आंसर एंड दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन. ये हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन. तो ज़ॉलविरन वाज फॉर्म्ड. तो जब यूरोप के अंदर नेपोलियन वाज डिफीटेड, at that time the Treaty of Vienna was drawn, and it was drawn by Britain, Russia, Prussia and Austria. और यही 4 थे जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था. and this was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. आपके मेटरनिच के 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लास 10. पहला, किसने इस ट्रेटी को, कांग्रेस को, मतलब इसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? एन असेंबली. इट वाज होस्टेड. सेकेंडली इसमें क्वेश्चन आता है व्हेन फ्रांस sneezes the entire Europe catches cold. ये किसने कहा था? मेटरनिच. एंड गिसप मजनी को द एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर कहा था. वो किसने कहा था? मेटरनिच ने. So on Metternich there can be 3 questions. So this was drawn. और इस कांग्रेस में, मतलब इस मीटिंग में, there was a division of Europe. जो यूरोप, जर्मनी के जो 39 एरियाज को एक किया गया था उसको अलग कर दिया गया. इटली जो है उसका नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया. जिनीवा को पेडमोंट के साथ में, पेडमोंट इज एन एरिया इन इटली, उसमें ऐड कर दिया गया. देन जो नीदरलैंड है विच इंक्लूडेड बेल्जियम, उसको फ्रांस के नॉर्थ में कर दिया गया. एंड रशिया को पोलैंड का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया. मतलब दिस वाज हाउ द न्यू यूरोपियन मैप वाज ड्रॉन इन 1815. एंड क्योंकि नेपोलियन तो चला गया, तो हु शुड रूल? तो जो पुराने कंजर्वेटिव थे, दैट इज आपके बोरबोन डायनेस्टी, उन्हीं को वापस लेकर आए. बट अभी थोड़ा सा चेंज था. अब जो बोरबोन डायनेस्टी थी ना, इट वाज नॉट द ओल्डर वन. अब वो न्यू जो आपके मॉडर्निटी थी, मिलिट्री में जो न्यू एडेड थे, उन सबको भी वो लेना चाहते थे. बट द कंजर्वेटिव्स वर autocratic. The conservatives were
ऑटोक्रेटिक मतलब उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनसे कोई जो है सवाल जवाब करे। दो दे हैड चेंज, अपने आप चेंज किया था, बट दे डिड नॉट वांट एनीबडी टू क्रिटिसाइज देम एंड नोबडी कुड क्वेश्चन देम, या फिर मतलब कि मीडिया के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करे। और कोई भी ऐसा करता था तो दे वुड टेक हार्श मेजर्स, और इसीलिए द पीपल वर नॉट हैप्पी। और उस वक्त में एक इंसान आया जिसका नाम था गिसप मजनी। इफ यू सी आई हैव रिटन राइट अ शॉर्ट नोट, दिस इज अ 3 मार्कर। अब कल जब मैंने क्लास ली थी तो आई टोल्ड यू वन थिंग कि व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर्स वी राइट इन पॉइंट, बट इफ you see here, I have written it in a paragraph. Why? Because it is a short note. तो आप नोट को ऐसा लिख सकते हो। अदरवाइज इफ यू सी आई मेड द पॉइंट्स एवरीवेयर, अगर आप देखो तो मैंने पॉइंट्स बना रखे। तो गिसप मजनी वाज एक्चुअली अ पर्सन जिसने अपना सीक्रेट सोसाइटी मतलब सीक्रेट पॉलिटिकल पार्टीज बना रखी थी। यंग इटली, यंग मतलब उसने ऐसे बना रखे थे एक दो। यंग इटली जो है वो इटली के लिए यूज हुआ था, एंड यंग यूरोप जो था उसके अंदर सारे के सारे यूरोप से मेंबर्स थे, फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन। मजनी का मानना था दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड वी शुड नॉट सेपरेट इट। और उसके लिए उसको जो है ही वॉज मतलब कि ही वॉज मेकिंग द रेवोल्यूशन, ही हैड स्टार्टेड द रेवोल्यूशन। लेकिन मजनी ने उसको बुलाया था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। अब क्या हुआ, एक एक करके द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन डिफरेंट एरिया, द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन डिफरेंट एरियाज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, यूरोप कैसा था, what were the measures taken by the French revolutionaries, what happened when Napoleon came, what happened after Napoleon was defeated, then how was Europe ruled by different people, एरिस्टोक्रेट्स क्या थे, यानी कि सोशल ऑर्डर वहां पर कैसा था, इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा था, व्हाई पीपल वर नॉट हैप्पी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर कंट्री का, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है द जुलाई रेवोल्यूशन, जो ऑलरेडी यू हैव रेड इट इन योर 9th स्टैंडर्ड, दैट इज आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हेन द बोरबोन किंग्स वर रिस्टोर्ड, उनको ओवरथ्रो किया गया, एंड पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया था, एंड लेटर ऑन देयर वर अपराइजिंग्स, मतलब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके अंदर ब्रसल्स, ब्रसल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल था, एंड दैट वाज सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। पहले वो नीदरलैंड का हिस्सा था, अब वो अलग एक मतलब की कंट्री है, विच यू हैव रेड इट इन योर पावर शेयरिंग ऑल्सो। सबसे पहला हमारा आता है ग्रीक। नाउ ग्रीक में देयर वाज नथिंग लाइक बहुत बड़ा अपराइजिंग था, नो। ग्रीक में प्रॉब्लम थी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ग्रीस जो है इट हैड बीन कमिंग अंडर द ऑटोमन एम्पायर, एंड ऑटोमन एम्पायर जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, और ग्रीस का अपना एक कल्चर है। तो देयर वाज कल्चर की प्रॉब्लम थी। द ऑटोमन एम्पायर, इस्लामिक जो लीडर्स थे, दे वांटेड टू इम्पोज देयर रूल्स, लेकिन ग्रीक्स नहीं चाहते थे। दे वांटेड दैट दे शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और ग्रीक को हम सबसे ओल्डेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन में बोलते हैं। तो मेनी पीपल लाइक पोएट्स, नॉट द, देयर वर नो लीडर्स, आपके पोएट्स, आर्टिस्ट, इन सब ने सपोर्ट किया फॉर द ग्रीस इंडिपेंडेंस। दे कॉल ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन, क्रैडल मतलब होता है झूला, जहां स्टार्ट हुआ।
एंड लॉर्ड बायरन जो है उन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया. देयर वाज अ वॉर आल्सो, एंड अल्टीमेटली इन 1832 विद द ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीस वाज अ सेपरेट नेशन. ये आपका 1 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है. मतलब ग्रीस को क्या कहा जाता है, देन विच पोएट हैड ऑर्गेनाइज द फंड, देन विच ट्रेटी recognized Greece as an independent region. Right? So this is one, a question. The next question is culture. अब ग्रीस में हमने देखा that the poets, artists, they all were glorifying. Similarly, all over Europe, हर जगह पे यूरोप में, जैसे हमने इंडिया में भी पढ़ा था, नेशनल फ्लैग, रविंद्रनाथ टैगोर, अभिनंद्रनाथ टैगोर, देन आपके फोकलोर ऑफ मद्रास. सिमिलरली इवन इन यूरोप ऑल्सो, और ये ना आपका पेपर में कंपेयर में आता है क्वेश्चन, क्लास 10 कंपेयर में, मींस इंडिया में क्या हुआ था और यूरोप में क्या हुआ था. ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन दिस विल कम ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर. देयर इज ऑल्सो वन क्वेश्चन विच सेज देयर इज अ कंपैरिजन, मतलब हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री, या व्हाट वर द सिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटीज क्या है, या फिर अभी तो आपका इफ इट इज कमिंग इन योर, मतलब कि दूसरा चैप्टर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, लेकिन इफ बोथ द चैप्टर्स आर कमिंग, बिकॉज इन बोथ द चैप्टर्स विल कम, so there is a question which says what was the similarity. तो जैसे हमारे यहाँ फ्लैग, फोकलोर्स, इंडिया का जो मतलब कि ग्लोरीफाई किया था, सिमिलरली इवन इन यूरोप द पोएट्स, द मतलब कि आर्टिस्ट ने ग्लोरीफाई किया था, बुक्स लिखे थे जैसे ग्रिम ब्रदर्स ने बच्चों के लिए, कैरोल कर्पिंस्की ने कंसर्ट जो है गाने का जैसे कंसर्ट होता है वो ऑर्गेनाइज किया था, जोहान गॉटफ्रिड जो है उन्होंने जर्मन कल्चर को ग्लोरीफाई किया था. उन्होंने कहा था द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन फॉक्सवेगन, फॉक्स जीस का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ नेशन, और दास फॉक का मतलब होता है कॉमन पीपल. ये 1 1 मार्कर में आया हुआ है. जैसे इंडिया में हुआ था, सिमिलरली वहां पर भी उन्होंने कल्चर को दे हैड यूज्ड. लाइक इन इंडिया वी यूज्ड अवर लैंग्वेज. पोलैंड के अंदर द पॉलिश लैंग्वेज वाज नॉट अलाउड टू स्पीक, क्योंकि वो रशिया का पार्ट था, तो रशियन पोलैंड वालों को अपनी भाषा बोलने के लिए नहीं अलाउ करते थे. यू कैन सी हाउ डिड द यूज ऑफ लैंग्वेज. आई हैव रिटन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम फ्रॉम दिस चैप्टर और व्हिच कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर. तो लेकिन पोलैंड के जो लोग थे दे वर वेरी करेजियस. उनके जो प्रीस्ट होते थे, इवन दो दे वर सप्रेस्ड, उनको मारा पीटा जाता था, दे वर पुट इनटू द साइबेरियन रीजन में उनको लेकर जाते थे, स्टिल दे यूज देयर लैंग्वेज टू शो देयर इंटीग्रिटी. तो दिस वाज हाउ कल्चर लैंग्वेज ने भी आवाज दी. जैसे ग्रीक के अंदर आपका कल्चर था, ऐसा एक छोटा सा अपराइजिंग हुआ था सिलेसिया में, वीवर्स ने किया था. बहुत कम आया है, बहुत कम आया है. सिलेसियन वीवर्स मींस देयर वर सम वीवर्स जो वीव करते थे. कल जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था ना मैंने, जो वीवर्स थे दे वर नॉट गिवन द मनी प्रॉपरली, तो उन लोगों ने मिलकर जो कॉन्ट्रैक्टर का घर था, दे लूटेड, दे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. कॉन्ट्रैक्टर हैड टू फ्ली अवे, उसको वहां से भागना पड़ा. Ultimately, the army was called and many weavers were shot down. There was problem all over in Europe, and that is why the people wanted there should be a separate nation for all the areas. Like हमारा start होता, next होता, पहले हमने ग्रीक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जर्मनी. और आपके पेपर में दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, write a short note on unification of Germany. Normally it comes with the option also. Unification of Italy and Germany के बीच में there is always an option. No other chapter, same chapter से आता.
जर्मन के साथ में प्रॉब्लम क्या थी, जर्मनी प्रशिया दे ऑल वर सब, मतलब कि दोनों जो है तो एक, लेकिन द रूलर्स वर डिफरेंट। जर्मनी के अंदर भी जो जर्मन के लोग थे, दे वांटेड टू हैव अ नेशनल असेंबली, जैसे फ्रांस में हुआ था। दे ऑल्सो वांटेड दैट द मोनार्की शुड बी थ्रोन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शुड बी देयर। और जब उन्होंने इस मतलब की प्रपोजल को अपने राजा विल्हेम को सामने रखा, तो ही रिफ्यूज्ड। उसने सिर्फ रिफ्यूज नहीं किया, ही इवन सेंड द ट्रूप, उसने जो है ट्रूप भेजा, जिससे ये लोग सब इधर उधर डिस्पर्स हो जाए। So that was a problem in Germany, which started in 1848 and it ended in 1871. 1848 to 1871। इनिशियली तो इतना ज्यादा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनका जो चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ही स्टार्टेड द मतलब की मूवमेंट। उसने क्या किया, सबसे पहले तो शुरू में तो नोबडी वाज सपोर्टिंग देम, बट ही मेड द डिप्लोमैटिक प्रोसेस। उसने बहुत चालाकी से प्रोसेस किया। ही वाज अ गुड, उसको फ्रेंच बहुत अच्छे से आती थी। देयरफॉर ही टुक द हेल्प, with the help of the Prussian army, the people who are working in the कोर्ट, इन सब के साथ उसने जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ एक वॉर किया, विच कैरीड फॉर 7 years। एंड अल्टीमेटली जर्मनी जो है, प्रशिया जो है वो जीत गई। एंड प्रशिया एंड जर्मनी वाला जो एरिया था, इट बिकेम वन। एंड उस वक्त में जो किंग था प्रशिया में, विलियम वन, उसी को पूरे जर्मनी का किंग बना दिया गया। And this all was done. This was head by Kaiser Wilhelm I of Prussia, and this all was done in the Hall of Mirrors, Versailles, on 18 January 1871। और इस तरीके से जर्मनी एंड प्रशिया जो अलग अलग स्कैटर हुए थे, दे यूनिफाइड, एंड ऑल दिस वाज डन बिकॉज ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क। ही इज कॉल्ड एज द, उसको जो है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी भी बोलते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन। एंड जो प्रशिया में जिस तरीके के सिस्टम्स थे, दैट वाज यूज्ड इन जर्मनी ऑल्सो। तो इस तरीके से जर्मनी एंड प्रशिया जो अलग अलग थे, दे बिकेम यूनिफाइड। नाउ इटली, इटली वाज अ वेरी स्ट्रेंज केस। इटली अभी भी जो है, इट इज नॉट मच डेवलप्ड। इट्स ब्यूटिफुल बट नॉट दैट मच डेवलप्ड। द रीजन, जो इटली था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट स्टेट्स। कहीं पर इटालियन प्रिंस जो था, ही वाज रूलिंग, कहीं पर ऑस्ट्रियंस वर रूलिंग, कहीं पर बोरबोन डायनेस्टी ऑफ स्पेन वाज रूलिंग, कहीं पर द पोप वर रूलिंग। They were not ruled by a single ruler। और इटाली को करने के लिए सबसे पहला जो मतलब कि क्रेडिट जाता, वो है गिसप मजनी। इफ यू रिमेंबर, गिसप मजनी हैड फॉर्म द यंग इटाली। और यंग इटाली के जो थ्रू जो है, इटली का जो चीफ मिनिस्टर था, दैट इज केवोर, काउंट केवोर, उसने यंग इटली के हेल्प से और जो आर्मी है, अपनी आर्मी, उनके साथ मिलकर पहले ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटाया, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ गया, सदर्न एरिया, जहां आपके बोरबोन डायनेस्टी थी, द टू सिटी ऑफ सिसिली था, वहां पे जो रूलर्स थे, उनको लोकल जो लीडर्स हैं, लाइक गरिबल्दी, द लोकल पीजेंट्स, इनके हेल्प से सबको वहां से भगाया। एंड द एंटायर इटाली वाज यूनिफाइड। एंड उनका जो राजा था, विक्टर इमानुअल, ही वाज क्राउन्ड एज द किंग ऑफ इटाली। लेकिन जिन पीजेंट्स ने इन एरियाज में मूवमेंट में पार्ट लिया था, उनको ये नहीं पता था कि दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री।
उनको लगता था वो जो स्लोगन बोलते हैं ला तालिया, वो विक्टर एमानुअल की वाइफ का नाम, येट दे वर इग्नोरेंट, लेकिन उसके बावजूद दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड दे गॉट द व्हाट यू कॉल एज फ्रीडम फॉर इटाली। और इटाली जो अलग अलग हिस्सों में था, ऑस्ट्रियन, बोरबोन, ऐसे अलग अलग था, इट वाज यूनिफाइड। आपके पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। पहला हमने पढ़ा ग्रीस, सेकंड हमने पढ़ा जर्मनी, थर्ड हमने पढ़ा इटाली। नाउ ब्रिटेन में कोई यूनिफिकेशन के लिए कोई लड़ाई नहीं थी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। मतलब वहां पर लोग नहीं चाहते थे कि द कंट्री शुड बी यूनिफाइड, जैसे जर्मनी में चाहते थे। जर्मनी एंड प्रशिया दोनों अलग अलग हो गए थे, दे वांटेड यूनिफिकेशन। इटाली के जो लोग थे वो अलग अलग एरियाज में रहते थे अंडर अलग अलग रूलर्स, दे वांटेड यूनिफिकेशन। बट इन ब्रिटेन इट वाज नॉट देयर। जिस ब्रिटेन को आज हम जानते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, दैट मीन्स दैट वाज एक्चुअली आज का इंग्लैंड, आज का स्कॉटलैंड, वेश, आयरलैंड, ये सारे हैं। आज भी हम लोग इन्हीं को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। उसमें से इंग्लैंड इज वन पर्टिकुलर नेशन, स्कॉटलैंड इज वन नेशन, आयरलैंड इज वन। नाउ जो आयरलैंड में प्रॉब्लम क्या थी कि आयरलैंड में जो लोग रहते थे, आयरलैंड थोड़ा अलग है, अगर आप मैप ऑफ वर्ल्ड में देखोगे ना, आयरलैंड देखो ये अलग है, थोड़ा सा अलग आता है बाहर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ। बट जो आयरलैंड में लोग थे, दे वांटेड, कुछ लोग चाहते थे आयरलैंड शुड बी अ डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। जैसे वहां पर वॉफ टोन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन जो हैं, दे हैड इवन स्टार्टेड द रिवॉल्ट, लेकिन दे वर नॉट सक्सेसफुल। जो बाकी लोग थे, दे वांटेड आयरलैंड टू बी पार्ट ऑफ इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड वाज रिच, इंग्लैंड वाज पावरफुल, इंग्लैंड वाज वेल्दी। और इसी का फायदा उठाकर द फर्स्ट आपका जो है आयरलैंड जो है, इट वाज यूनिफाइड विद इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड का हिस्सा बना दिया गया। नाउ इफ यू लुक इनटू स्कॉटलैंड, इफ यू लुक इनटू वेश, वहां के लोग दे डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंग्लैंड, दे डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटेन। बट English was rich, English were very powerful. Already वो लोग monarchy से अपना power ले चुके थे. So with their power and wealth, they unified Scotland and Irish forcibly into United Kingdom. And in this manner, आज का जो ब्रिटेन है, it was formed. Once Britain was यूनिफाइड, उन्होंने सिंगल फ्लैग, यूनियन जैक, जो आज भी यूज होता है, द नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग, यानी कि गॉड सेव अवर नोबल किंग, एंड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज प्रमोटेड। तो ब्रिटेन जो है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट यू, जैसे हम कहते हैं, जैसे हमने इटाली में देखा, पीपल वांटेड कि दे शुड कम अंडर सिंगल कंट्री। तो यहां कोई कंट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पर विद द पावर एंड वेल्थ, जो इंग्लैंड था, उसने एक्ट, यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को, वेश को, इन सबको जो है इंग्लैंड का हिस्सा बनाया। एंड आज भी इट इज कॉल्ड एज यूके। आयरलैंड अपना, इट इज वन ऑफ द व्हाट यू कॉल एज हाईएस्ट वन इन एजुकेशन, बट इट इज वेरी कॉस्टली। इंग्लैंड, यूके, आपका यूके के अंदर स्कॉटलैंड जो है, वो अभी भी एक अलग एरिया है, बट इट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूके। तो अब इट इज द ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन कैसे हुआ था, दिस इज द वन। तो ये हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा,
इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रीक, जिसमें 1 मार्कर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन 3 मार्कर में या 5 मार्कर में जर्मनी एंड इटली आ सकता है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। वैसे तो ब्रिटेन वाले में जो आपका यूनियन जैक विच एक्ट जो है उसने इसको मतलब कि कन्फिस्केट किया था, दैट इज एक्ट ऑफ यूनियन, ये आपके पेपर में ज्यादा आया है, दैट इज व्हाई आई हैव हाईलाइटेड देम। तो थ्रू आउट दीज मूवमेंट्स लोगों ने कई जो सिंबल्स हैं उनको विजुअलाइज किया, लाइक इन आवर कंट्री भारत माता, विच वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विच वॉज पेंटेड बाय अभिनंद्रनाथ टैगोर। उसी तरीके से वहां पर भी उन्होंने जर्मेनिया, जर्मेनिया जो है जर्मन का के मतलब जैसे हमारी भारत माता, उनकी उनका जो है विजन ऑफ देयर मदरलैंड। मैरियान आपका फ्रांस का। देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स लाइक ब्रोकन चेन, हमारे यहाँ हमने फ्लैग्स लिए थे। उसी तरीके से ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ओक लीफ, स्वॉर्ड, ऐसे अलग अलग तरीके के उन्होंने जो है चीजें ली थी जिसका कोई मीनिंग होता था, और इन सबको हम बोलते हैं एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब होता है समथिंग विच हैज एन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। जैसे हमारे यहाँ भारत माता है, आपके बैक में भी ये क्वेश्चन है कि इंडिया के भारत माता और उनके मरियान जो है, सॉरी उनकी जर्मेनिया और मरियान, उनको कंपेयर करो तो उनके जो है इट इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट यू कॉल एज हीरोइज्म, विलिंगनेस टू मेक पीस, इन सब के लिए है। स्ट्रेंथ हमारे यहाँ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, ये तो उन्होंने मूवमेंट्स के थ्रू जो है हर कंट्री के अंदर अलग अलग सिंबल्स लिए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, ये तो रहा यूरोप का मैप बन गया। नाउ फ्रांस वॉज कंप्लीटली अंडर फ्रेंच, जर्मनी वॉज अंडर जर्मन, देन आपका जो ब्रिटेन था इट वॉज यूनिफाइड, इटाली हैड इट्स ओन एरिया, स्टिल देयर वर पीपल, क्योंकि उस वक्त में क्या था, यूरोप के कई कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड यानी कि आपका इंडिया, जितने भी एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, इन जगहों पे कॉलोनाइज कर दो। उनको लगता था कि हम जो लोग हैं, दो जो एशियन, वी आर प्रिमिटिव, हम लोग जो है पुराने जमाने के हैं, सो वी नीड टू बी टेम्ड, हमें जो है टेम करना पड़ेगा, एंड दे वांटेड द कंट्रोल। बट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मोस्ट ऑफ द मतलब कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर स्टार्टिंग गेटिंग दैट। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? इन यूरोप फ्रांस को छोड़ दीजिए, इधर आप स्पेन को छोड़ दीजिए, आप जर्मनी को छोड़ दीजिए, डेनमार्क को छोड़ दीजिए, नीचे छोटे छोटे से आपके एरियाज हैं, और वो एरियाज आपके इधर आते हैं, दे कम समवेयर एयर। और ये एरियाज आपके थे जिनको हम बोलते हैं बाल्कन्स, इनको हम बोलते हैं बाल्कन्स। और यहाँ पर छोटे छोटे आपकी कंट्रीज हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मसिडोनिया, ऐसे करके बड़े सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं। एंड इन सबको मिलकर बोला जाता था स्लेविक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि दे यूज टू फाइट विथ ईच अदर, मतलब जितने भी ये कंट्रीज थी, छोटी छोटी कंट्रीज थी, लेकिन दे वुड बी ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर। दो सारे के सारी कंट्रीज एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहती थी। एंड इस का जो फायदा है वो जितने भी आपके यूरोपियन पावर्स हैं, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये लोग उठाना चाहते थे। ये सब चाहते थे कि बाल्कन्स उनका एरिया बन जाए, मतलब बाल्कन्स में जो कंट्रीज है वो उनका हिस्सा बन जाए। एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू द डिजास्टर विच वी कॉल एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। This question can be there in your exam.
What were the events that led to World War One? Yeah, why did the nationalist tension emerge in Balkans? 1914 से लेकर 1990 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज नॉट ड्यू टू यूरोपियन पावर्स. Second World War was basically due to Hitler's blunder. Then, of course, all the countries have tried to keep peace. लेकिन अभी भी वो छोटी मोटी लड़ाई आपको पता है, स्टिल डेट देयर इज अ वॉर, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, इसराइल में है, तो सम सॉर्ट ऑफ. लेकिन जो मेजर आपके पहली प्रॉब्लम्स आई थी, दैट वाज सॉर्टेड. और आज यूरोप इज वन ऑफ द डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, एंड इन फैक्ट इट इज एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अभी यूरोप के अंदर देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी, विच यू कैन से कि रियली मतलब कि बहुत हेल्पफुल है. लाइक कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को ईयू में डाल रखा है, यूरोपियन यूनियन. इवन विद इन दैट कॉन्टिनेंट उन कंट्रीज ने मिलकर अपने आप को एक सिंगल मतलब कि ईयू के यूनियन में डाल रखा है. दे हैव सेपरेट फ्लैग्स, दे हैव सेपरेट रूल्स, दे यूज अ सिंगल करेंसी यूरो, ऐसे जो है दे ट्राई. So this is what we call as rise of nationalism in Europe. And again, I am repeating on a broader ground, जितने भी आपके मेजर कंट्रीज थी लाइक इटाली, जर्मनी, ग्रीस, इनके यूनिफिकेशन के बारे में आ सकता है. देन जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनमें आपका ट्रेटी ऑफ वेना, देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिसेप मजिनी या गिसेप गरिबल्दी, ये आपके ज्यादा. देन हाउ मतलब कि व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ये काफी बार आपके पेपर में आया. बाकी द रेस्ट most of the time they come in one marker. Now 2 marker is also there, so you can expect it in that also. The second revision which I'm going to take right now is federalism. आपका पहला चैप्टर था पावर शेयरिंग, एंड पावर शेयरिंग के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इन डेमोक्रेसी पावर को जो है शेयर करना पड़ता है, वेदर इट इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स. लाइक कुछ आपके लेजिस्लेटिव के पास रहते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव्स के पास रहते हैं, एंड कुछ जुडिशरी के पास रहते हैं. दिस इज चाहे आपका यूनियन गवर्नमेंट हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को रूल करने के लिए अपने पावर्स को अलग अलग तरीके से रूल करना पड़ता है. एक जो सिर्फ लॉ बनाता है, दूसरा जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और तीसरा कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व कर. राइट. बट इन अ कंट्री, ये तो था एक स्टेट है उसको कैसे रूल करना, एक पूरी कंट्री है उसको कैसे रूल करना. लेकिन हाउ द पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट स्टेट. जैसे इंडिया के अंदर वी आर हैविंग 28 स्टेट्स, तो क्या यूनियन गवर्नमेंट ही लेता है सारे वो? नो. देयर इज वन कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं क्लास 10 यूनिटरी गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट? यूनिटरी मतलब यूनिट, यानी पूरी कंट्री एक यूनिट है. अब कंट्री है, उसमें अलग अलग तरीके के लोग रहेंगे, तो जो अलग अलग जगह है वहां पर उसी यूनिट का जो मेंबर होगा वो रूल करेगा. यानी कि एक ही पार्टी होगी और उसी के मेंबर्स अलग अलग स्टेट्स में रूल करेंगे. स्टेट्स के पास अपना कोई पावर नहीं होता. द स्टेट्स डोंट हैव एनी पावर. द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स,
and they implement it in those units. उसको हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी द एंटायर कंट्री इज वन, एंड जो उनमें स्टेट्स होते हैं उनको हम यूनिट्स बोलते हैं. जैसे आपके मैथ्स में है यूनिट 1, उसमें 6-7 एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन वो सारे एक ही में जाती हैं. पॉलिनोमियल्स है तो ऑल गो टूवर्ड्स पॉलिनोमियल्स. अलजेब्रा तो सब सिमिलरली यूनिटरी. बट in country like India, unitary government cannot be very successful. Why? People speak different language. People have different culture. Then, तो there is one more way जिसमें हम पावर को शेयर करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग. उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग. और वर्टिकल का मतलब क्या होता है? इफ यू सी, इट इज मेड इन दिस वे, यानी सेंटर हैज सम पावर्स, देन जितनी भी हमारे स्टेट्स होती हैं उनके पास अपने कुछ पावर्स होते हैं, and then if any other government is there, like in Belgium we have the community government, उनके पास भी कुछ पावर होते हैं अपने एरिया को संभालने के. तो फेडरलिज्म का मतलब होता है द शेयरिंग ऑफ पावर्स टू गवर्न अमंग डिफरेंट लेवल्स. तो सबसे पहले है व्हाट इज फेडरलिज्म. नाउ हम यहां पर वी आर नॉट टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, यहां हम बोल रहे हैं फीचर्स, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन. और ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज कम सेपरेटली फॉर 2 मार्क. ये 2 मार्कर में अलग आता है, और जो बाकी है वो 5 मार्कर है. ठीक है, मतलब 5 में आपको सारे पॉइंट लिखने हैं, 2 में सिर्फ ये वाला आता है, व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स. नाउ फेडरलिज्म, एनी कंट्री, फर्स्ट देयर विल बी 2 और मोर लेवल्स. लाइक इन बेल्जियम, आपके पेपर में ये सारे एग्जांपल्स आते हैं क्लास 10. In Belgium, the union government was there. Then the government was for the French was there, for the Dutch was there, and there was a community government. Similarly, in federalism, there are 2 or more tiers. हम इसको level या tiers बोलते हैं, TIERS. और दोनों के अपने अपने jurisdictions होते हैं. Jurisdiction का मतलब होता है अपनी areas होते हैं where they can make the law, where they can add the law, modify the law. And if there is any dispute, that is taken up by the courts. Next, इनके लिए जो आपके revenues है, that is also already mentioned. It is also already mentioned कि कहां से कौन से टैक्स स्टेट को जाएगा, कौन सा टैक्स सेंटर को जाएगा. ये तो what happens is in federalism there are dual objectives. अगर कोई भी कंट्री फेडरलिज्म को अडॉप्ट करती है तो 2 उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं. कौन से? वन इज, फर्स्ट इज इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर मतलब की कंट्री. जैसे हमारे यहाँ पर डिफेंस है, होम मिनिस्ट्री है, इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल. दूसरा, आपका जो स्टेट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होती है, लाइक दिल्ली हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, पंजाब हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, केरला हैज इट्स ओन प्रॉब्लम. तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके अपनी गवर्नमेंट होती है जो उनके प्रॉब्लम्स को उनके अकॉर्डिंग समझ सकती. तो इट ऑल्सो अकोमोडेट्स द रीजनल डाइवर्सिटी. ये आपका 2 मार्कर. अब हाउ डू वी अडॉप्ट फेडरलिज्म? अब फेडरलिज्म को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? व्हाट आर द रूट्स? ये आपके पेपर में 2 तरीके से आता है. वन इज आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यूएसए कमिंग टुगेदर डैश
होल्डिंग टुगेदर, आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ता। दूसरा आपका आता है डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। दोनों तरीके से पेपर में आया हुआ है। नाउ कमिंग टुगेदर का मतलब है जितने भी आपके स्टेट्स हैं वो अलग हैं, उनके पास दे हैव देयर सेपरेट पावर्स, they have their separate powers, they have their separate government, but they agree to become one unit, they agree to become one unit to protect their sovereignty, अपने कंट्री की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे बिकम वन यूनिट, लाइक आपका यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कन्फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट्स, और ये जो 50 स्टेट्स हैं इनके अपने पावर्स हैं, और जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ने बनाया वो उनको यूज करना है, इट इज अप टू देम। दे हैव अ डुअल सिटीजनशिप, मतलब अगर आप फिलाडेल्फिया में रहते हो, इफ यू आर स्टेइंग इन फिलाडेल्फिया, तो आप फिलाडेल्फिया के भी सिटीजन हो और यूएस के भी हो, एंड इट इज नॉट कंपल्सरी दैट जो सेंटर यूनियन बना रहा है दैट शुड बी अप्लाइड, दैट इज कमिंग टुगेदर। दूसरा आपका होता है होल्डिंग टुगेदर, जहां एक कंट्री को जानबूझकर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, एंड different rulers are there. Now the states have less power, union has more power. The states have less powers and the union has more powers. जैसे इंडिया, बेल्जियम, ये इसके एग्जाम्पल्स, right? So this is how the roots of federalism is practiced. Now next question comes, what makes India a federal state? Class 10 इसमें और जो अगला क्वेश्चन है, इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। What makes India federal मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में what are the features जिसकी वजह से हम इंडिया को फेडरल बोलते हैं। आपको पता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वी आर फेडरल, बट वी हैव अ फेडरल नेचर। हमारे जो पावर्स की शेयरिंग है, इट इज फेडरल इन नेचर। व्हाई? फर्स्ट, देयर इज अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आपके 3 मार्क्स का काफी रिपीटेड क्वेश्चन। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त ओनली 2 मतलब कि आपके टीयर्स थे, यूनियन एंड स्टेट। द थर्ड टीयर वाज एडेड इन 1990, बाद में ऐड हुआ था आपका लोकल। तो पहला है हमारा सेंटर, जो सेंटर है उसके पास होते हैं यूनियन लिस्ट, यानी कि देयर आर सम सब्जेक्ट्स, सम एरियाज जिनके ऊपर ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज, ब्रेक द लॉज, अमेंड द लॉज, एंड इट इज कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट। और ये वो एरियाज हैं जो हमारी कंट्री की सेफ्टी और इंटीग्रिटी के लिए है, जैसे आपका कम्युनिकेशन, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग। हमारे पूरे भारत में वेदर यू आर इन कश्मीर और कन्याकुमारी, गुजरात और अरुणाचल, वी हैव द सेम सिंगल वन। सेकेंड इज हमारे स्टेट, जैसे आपके एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, ये होता है अपने अपने लेवल पर अच्छे तरीके से गवर्न करने के लिए, टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। See, the problem of a farmer in Maharashtra is different from what is there in Bihar. महाराष्ट्र में there are areas जहां drought है, and बिहार में there are areas जहां flood है. So that is why the state list defines these areas. Third is concurrent, मतलब मिलने वाले, जिसमें both center and states can make their decisions. But if there is any dispute
देन सेंटर ने जो बनाया है दैट इज एप्लीकेबल, बिकॉज सेंटर हैज मोर पावर एंड सेंटर इज फॉर द एंटायर कंट्री। लाइक आपका मैरिज, एजुकेशन, आप देखो स्टेट यूनिवर्सिटीज आर देयर, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है इंडिया के अंदर, you have CBSE also and you have the state boards also. Next आपके जो है there are some subjects जो शायद हमारे इंडिपेंडेंस के वक्त में नहीं थे, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया द टाइम वाज फ्लोइंग, वी नीडेड दोज एरियाज लाइक साइबर, कंप्यूटर, एंड इसकी जो जिम्मेदारी है द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यूनियन गवर्नमेंट। This is how federal structure has been provided to Indian मतलब की governments. Now there are some countries, there are some states जिनको स्पेशल पावर्स भी दिए गए हैं, लाइक पहले जम्मू कश्मीर को दिया था बट इट वाज रिवोक्ड ऑन 11 दिसंबर 2023। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनको कुछ स्पेशल पावर्स हैं। हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स हैं जहां पर आपके जैसे नॉर्मली लोकसभा एंड राज्यसभा जो हमारे टू मतलब की जो दो हाउसेस हैं दैट इज देयर इन पार्लियामेंट। बाकी जितने स्टेट्स हैं वहां एक ही असेंबली होती है, लेकिन देयर आर सम स्टेट जहां दो असेंबलीज भी होती है लाइक उत्तर प्रदेश, बिकॉज दे आर बिग। देन देयर वर सम एरियाज जो इंडिपेंडेंस के वक्त हमारा हिस्सा नहीं था, लाइक गोवा, पुदुचेरी, and some of the areas were too small या अंडर डिस्प्यूट, और उनको स्पेशल पावर दिया गया टू द यूनियन गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट के हेल्प से वहां पर रूल करते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। राइट नाउ इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये हमारा जो है अभी का फिलहाल का वी आर हैविंग द, तो दिस इज व्हाट मेक्स द इंडियन स्ट्रक्चर फेडरल। मतलब इंडिया के जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने ऐसे क्या प्रोविजंस दिए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया भी फेडरल है। दीज आर द फीचर्स। इसमें आपका 3 फोल्ड वाला आएगा, यूनियन, स्टेट एंड आपको कॉन्करेंट लिखना है। अगर पूरा आता है देन आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू वी प्रैक्टिस दिस फेडरलिज्म। ये तो था इंडिया के गवर्नमेंट में क्या स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने उसको कैसे यूज किया है। हाउ वी हैव अकोमोडेटेड द रीजनल डाइवर्सिटीज, हमने रीजनल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट कर लिया है, हमने ऐसे क्या चीजें यूज की है। So the very first is linguistic states. तो in India अगर आप देखो in 1947 we were all living under provinces। हम लोग जो है प्रोविंसेस में रहते थे, यानी कि इफ आई एम स्टेइंग इन से मद्रास, अगर मैं मद्रास में रह रही थी तो मद्रास के अंदर मैं किस एरिया में रहती हूं दैट इज समथिंग डिफरेंट। मद्रास का मतलब आपका जो है इट कैन बी तमिलनाडु ऑल्सो, इट कैन बी केरला ऑल्सो, इट कैन बी तेलंगाना ऑल्सो। तो जहां हम रहते थे दैट वाज नॉट अ स्टेट, दैट वाज अ प्रोविंस। और इसकी वजह से क्या होता था, देयर यूज टू बी वायलेंस और यू कैन से डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इनिशियली तो वी डिड नॉट हैव एनी मतलब कि हमने स्टेट्स डिवाइड नहीं किए थे, बट लेटर ऑन इट वाज स्टडी किया गया कि अगर हम इंडिया के जो एरियाज हैं उनको अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज दे स्पीक या अकॉर्डिंग टू द कल्चर दे फॉलो, अगर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं तो देन द रूलिंग वुड बी बेटर।
और उसके लिए सबसे पहले द प्रॉब्लम केम इन आंध्र प्रदेश, दैट प्रॉब्लम केम इन आंध्र प्रदेश। और वहां पर एक मतलब की थे पोट्टी सीताराम राजू, who died due to a hunger strike because he was demanding separate Andhra, विशाल आंध्रा मूवमेंट। आपके इसमें नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस। एंड उस वक्त में आंध्रा को तो अलग कर दिया गया, लेकिन 1953 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेट किया, जिसने सबसे पहले 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन किया। एंड उस वक्त में जो इंडिया में जितने भी आपके एरियाज थे, उनको डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर फॉर बेटर गवर्नेंस। और जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ी, जैसे जैसे हमारे को जरूरत पड़ी, द स्टेट्स वर क्रिएटेड। And right now, as I have already told, we are having 28 states and 8 union territories. Not all the states were created on the basis of what we call as language. जैसे आपका उत्तराखंड और आपका जो उत्तर प्रदेश है, वहां आपके कल्चर में प्रॉब्लम थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल्चर की प्रॉब्लम थी। सो दे वर ऑल्सो बेस्ड ऑन द कल्चरल डिफरेंसेस, ये आपके जो स्टेट्स हैं उन्हें क्रिएट किया। बिहार, झारखंड, ये था हमारा पहला जिसके थ्रू द पीपल्स प्रॉब्लम्स वर डाइवर्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया। द सेकेंड वन वॉज लैंग्वेज पॉलिसी। नाउ इंडिया डजंट हैव एनी व्हाट यू कॉल एज, हमारा कोई स्टेट लैंग्वेज नहीं, हमारा कोई स्टेट लैंग्वेज नहीं। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट लैंग्वेज, यानी कि कंट्री का कोई लैंग्वेज। यहां पर स्टेट अपने स्टेट्स के लिए नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग। वी डोंट हैव एनी स्टेट लैंग्वेज, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जो है वो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो हिंदी एंड इंग्लिश है, इनको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ था? इवन दो इंग्लिश को हटाने की कोशिश की थी बाय 1960, बट अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन को देखो तो ओनली 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है दे स्पीक हिंदी। सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी लोग सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। एंड इंग्लिश बीइंग कॉमन, इंग्लिश जो है शुरू से कॉमन रहा, इसीलिए इंग्लिश को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज किया। बट बिसाइड्स हिंदी, मतलब हिंदी के अलावा, ये पेपर में आया हुआ है, बिसाइड्स हिंदी वी हैव 21 scheduled languages. Now what is the meaning of this 21 scheduled languages? मतलब to the area you belong, आप जिस एरिया को बिलोंग करते हो, you can use that language for writing your exams and to work in the government. इनको हम कहते हैं scheduled language. This is one marker question also. इसमें कंफ्यूजन क्या आती है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? तो 22 आ रहा समझ में। एंड इफ इट इज कमिंग बिसाइड्स हिंदी हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो 21, तो हिंदी को मिलाकर 22 हो गए। और इस तरीके से किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं किया गया फॉर द लैंग्वेज। वर्ड इज सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप। नाउ ये जो सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप है ना, ये इंडिया में हमेशा थोड़ा सा खराब रहा। इन द अर्लियर पीरियड, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो द सेंटर स्टेट रिलेशन वाज नॉट गुड। पहले आपके जो सेंटर टू स्टेट रिलेशन था वो इतना अच्छा नहीं था।
इनफैक्ट जो सेंटर में गवर्नमेंट होती थी, इट ट्राइड टू इम्पोज इट्स लॉ ऑन स्टेट्स, जिससे कि स्टेट के अंदर जो है अनरेस्ट रहे और दे कुड गेन द पावर. बट आफ्टर 1990, आफ्टर 1990 देयर केम एन एरा, और उस एरा को कहते हैं हम द एरा ऑफ कोएलिशन. मतलब कोई भी जो सिंगल पार्टी, अभी भी जो गवर्नमेंट है वो कोएलिशन में, अभी भी जो गवर्नमेंट है वो कोएलिशन में. नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी. तो पहले तो सेंटर और स्टेट्स जो है दे यूज टू फाइट विद ईच अदर, क्योंकि सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती थी, स्टेट में कोई और होती थी. तो सेंटर चाहती थी कि हर स्टेट में उन्हीं का पावर हो, तो दे विल नॉट बी शेयरिंग द पावर्स. कभी कभी वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते थे, कभी कभी वो स्टेट्स को मतलब कि अगर कोई जरूरत होती थी वो हेल्प नहीं करते थे. तो नाउ पीपल वुड बी फीलिंग अनरेस्ट, एंड देन वहां पर दोबारा से इलेक्शन होता था और जो सेंटर वाला पावर है वो वापस आ जाता था. बट आफ्टर 1990 दिस प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा खत्म हुआ. रीजन, आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज थी दे डिड नॉट गेट द क्लियर मेजोरिटी, एंड उस वक्त में आपका एरा आया जिसको हम बोलते हैं कोएलिशन एरा. एंड तब सेंटर में जो पार्टीज होती थी उनको स्टेट पार्टीज की जरूरत पड़ती थी, बिकॉज स्टेट पार्टीज अगर अपने वोट्स इनके साथ शेयर करती है तो दे कुड फॉर्म द गवर्नमेंट. अभी जो हमारा करंट गवर्नमेंट है वो भी कोएलिशन के अंडर ही है. सो देयरफॉर जो सेंटर टू स्टेट में जो आपके जो पहले प्रॉब्लम्स थी, दैट वाज टू सम एक्सटेंट आपका रिमूव हुआ. And constitution also gave certain, sorry, the court also gave certain instructions. तो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन था दैट हैज इम्प्रूव, जिससे सेंटर अपने कुछ रेवेन्यूज, अपने पावर्स को स्टेट के साथ शेयर करती है, एंड स्टेट्स उनको जो है हेल्प करती है, एंड इन दिस मैनर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं. लेटर जब उनको लग रहा था कि नो क्लियर मेजोरिटी इज कमिंग, मेनी जो बिग पार्टीज थी उन्होंने फॉर्म किया अलायंस. लाइक आपके दो मेजर अलायंस है, एनडीए एंड यूपीए. जो एनडीए है वो करंट गवर्नमेंट है, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच इज हेडेड बाय बीजेपी, एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस विच इज हेडेड बाय कांग्रेस. और इनको सपोर्ट करती हैं रीजनल एंड छोटी छोटी पार्टीज. और इससे दो फायदे हो गए हैं. रीजनल एरियाज में जो पार्टीज है उनको भी सेंटर का सपोर्ट मिलता है, एंड सेंटर में जो पार्टी है उनको भी जो है स्टेट में सपोर्ट है. दिस इज हाउ द रिलेशनशिप हैज improved and also helped in better governance. The last but not the least is आपका decentralization. The last but not the least is decentralization. Now, what is decentralization and how does it help in power sharing or federal government? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, पहले सेंटर के पास ज्यादा पावर, स्टेट्स के पास पावर होते थे, लेकिन देर आर सम एरियाज विच आर बिगर देन स्टेट्स, या कुछ स्टेट्स इतने बड़े हैं कि दे cannot take all the decisions for all the people together. वो सभी एरियाज के लिए दे आर नॉट एबल टू टेक द पावर. They did not have this much of time or resources. तो ये 1992 में जो है, आपके 91 में जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया जिसके अकॉर्डिंग द थर्ड लेवल, यानी कि द थर्ड टीयर, द लोकल गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली.
मतलब नाउ व्हाई आई हैव यूज दिस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली, पहले भी आपके लोकल गवर्नमेंट होते थे, लेकिन दैट वाज रूल्ड बाय द स्टेट ओनली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जब लोकल गवर्नमेंट आया तो वो एक अलग गवर्नमेंट हो गया। पहले क्या था, सेंटर में मान लो बीजेपी है, स्टेट में मान लो बीजेपी है, तो वही बीजेपी जो है लोकल गवर्नमेंट को भी रूल करती थी। बट नाउ द थर्ड टियर सेट देयर वुड बी थर्ड गवर्नमेंट। अब उसमें बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, कोई और पार्टी हो सकती है, एनीबडी कैन बी देयर। And in this manner, the local government was formed. And local government के अंदर क्या था आपके, there were two आपके areas. One was आपका rural and another one was आपका urban. जो आपके विलेजेस वगैरह है वो रूरल एरियाज में, जो आपके सिटीज हैं वो आपके टाउन्स एंड सिटीज हैं वो आपके अर्बन। तो देयर वाज एन अमेंडमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट को सेट किया गया। अब रूरल में आपका सेट हुआ पंचायत सिस्टम। यहाँ क्योंकि पंचायत सिस्टम हमारे यहाँ बहुत पहले से ही था, इट वॉज देयर लॉन्ग बैक। इवन हम लोग जब आजाद नहीं थे तब भी पंचायत होता था। लेकिन उस वक्त में पंचायत का मतलब होता था, विलेज के जितने बड़े लोग होते थे दे यूज टू गैदर। विलेज में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो दे वुड बी टेकिंग द डिसीजन, दे वुड बी गिविंग देयर सजेशंस। वेरएज अब जो हमारा पंचायत सिस्टम था दैट इज एन मैंडेटरी, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी एक सिस्टम है, जहां पर आपके रेगुलर इलेक्शंस भी होते हैं। there is regular elections at both the urban and rural areas. 1/3 of the seats जो इनमें होती है they are reserved for women. इनमें जो सीट्स होती हैं, मतलब जो आपके हाई लेवल वाली जो सीट्स होती हैं, इनको आपके विमेन के लिए दिया जाता है। एंड देयर इज सेपरेट जुरिस्डिक्शन फॉर देम, मतलब कौन से एरिया पर ये लोग अपना पैसा खर्च कर सकते हैं वो भी, और किस जगह से दे कैन टेक द रेवेन्यू वो भी है। एंड बोथ सेंटर एंड स्टेट जो है दे शेयर सम पावर्स विद देम, वो लोग अपने पावर एंड रेवेन्यू को उनके साथ में शेयर करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जो हमारे यहाँ पर अब है। नाउ व्हेन आई सेड रूरल में पंचायत है, तो अर्बन में हमारा जो है म्यूनिसिपल सिस्टम है। इन द अर्बन एरियाज वी कॉल एट municipal corporation, and at the rural area we call it as panchayat system. So what is panchayat system? Now there might be one village which may be big, then there might be another village equally big, but there might be small villages जिसके अंदर जो लोग हैं वो कम रहते होंगे। तो इफ द विलेज इज बिग, और इसका जो आपका मतलब कि एरिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि किस एरिया को हम विलेज बोलते हैं, जहां मैक्सिमम मेल मेंबर्स एग्रीकल्चर में है या जहां का पॉपुलेशन लेस देन इतना, उसको हम विलेज बोलते हैं। तो अगर विलेज आपका बड़ा है तो एक सिंगल विलेज का एक ग्राम सभा होता है, राइट? लेकिन अगर विलेज आपके छोटे हैं तो कई विलेजेस के लोग मिलकर एक ग्राम सभा बनाते हैं, बिकॉज द नंबर इज लेस एंड ऑल द एडल्ट मेंबर्स, यानी कि जितने भी 18 साल से बड़े हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं ऑफ ग्राम सभा। वो लोग मेंबर्स होते हैं ऑफ ग्राम सभा एंड दे चूज देयर पंचायत सरपंच। वो लोग जो है, यही लोग जो होते हैं, ये लोग चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने सरपंच को, राइट? नाउ
ऐसे कई ग्राम सभा जो है मिलकर, मतलब ऐसे मेनी ग्राम सभा जो है वो मिलकर बन जाते हैं एक समिति। मतलब और इसमें जो उसको हम समिति भी बोलते हैं, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, एंड मंडल्स भी बोल सकते हैं। तो कई आपके जो ग्राम सभा, और जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, जो आपके पंचायत होते हैं ना, वो लोग चूज करते हैं समिति के मेंबर्स को। ग्राम सभा के मेंबर्स चूज करते हैं अपने पंचायत, अपने मतलब कि उस ग्राम सभा के हेड्स को, पंच को। एंड ये जो पंचायत बने हैं इनके मेंबर्स चूज करते हैं आपके समितिस को। और ऐसे कई समितिज मिलकर बन जाता है एक जिला, यानी कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम हम लोग बोलते हैं। एंड दैट पर्सन जो डिस्ट्रिक्ट में है वो आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी हो सकता है। दैट पर्सन कैन बी अ लोकल ऑल्सो। नाउ आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं दे आर यूपीएससी से, जो हम कलेक्टर्स हम बोलते हैं वो होते हैं। और इनके नीचे आपके ब्लॉक, समिति, समिति के नीचे आपके ग्राम सभा, ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जो कॉमन पीपल ऑफ विलेज होते हैं उनको हम बोलते हैं। और ये सब मिलकर आपके बन जाते हैं पंचायत सिस्टम। जैसे कि मैं अगर इफ आई फॉर्म 1 2 3 4, मैंने ऐसे बना दिए हैं 5। अब ये जो 5 आपके हैं इन्होंने बनाया आपका एक ग्राम सभा। ऐसे आपके 2 3 4 ग्राम सभा मिलकर एक बन जाता है समिति। और ऐसे कई समिति, ऐसे आपके कई समिति मिलकर आपके बन जाते हैं एक आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट। इन दिस मैनर आपका जो है पंचायत सिस्टम जो है वो काम करता है, दैट वर्क्स इन दिस लेवल, ऐसे काम कर। सो दिस इज हाउ panchayat system works. Now what happens in a what you call as urban areas? पंचायत में तो चलो ये तो आपका रूरल एरिया था, उसमें क्या होता है, अर्बन में क्या होता है, इन अर्बन एरियाज जो आपके टाउन्स हैं, टाउन्स आपके होते हैं जहां पॉपुलेशन कम है, जहां एग्रीकल्चर एंड आपके जो अदर बिजनेस हैं दोनों की जाते हैं। सिटीज हमारे जैसे दिल्ली, तो इन अर्बन एरियाज आपके जो एरिया होता है इट इज डिवाइडेड इनटू म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्युनिसिपैलिटीज आपके छोटे एरियाज में, टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं, बड़े एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। और इनके जो हेड होते हैं म्युनिसिपल चेयरपर्सन या फिर मेयर। और इसी तरीके से जैसे हमने उसमें यूज किया, जैसे ये एक सिटी है, तो सिटी में क्या होता है, एरिया को बांट दिया जाता है। इट मे बी डिवाइडेड इनटू 4 5 6 म्युनिसिपैलिटीज। आपका ईस्ट, आपका मतलब कि साउथ ईस्ट, आपका वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे करके। एंड ईच जगहों पर जो है देर देर आर इलेक्शंस, जैसे आपके रेगुलर इलेक्शंस होते हैं म्युनिसिपैलिटीज के भी आपके इलेक्शंस होते हैं। एंड जो भी पार्टी इसमें मतलब कि जीत कर आता है उनका मेंबर बनता है इसका हेड, यानी कि आपका मेयर। और इस तरीके से इन द अर्बन एरियाज आपके जो लोकल प्रॉब्लम्स है लाइक सीवर, आपके जो रोड्स, आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती है। वेर स्टेट जो है
मेजर आपके स्टेट से रिलेटेड इरिगेशन मतलब की पुलिस, आपके एग्रीकल्चर, इन सबको देखती है। और सेंटर आपके ओवरऑल पूरी कंट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स या जो भी पॉलिसीज है उनको देखती है। एंड इन दिस मैनर, from the grass root of what we call as rural areas, urban areas, state, then आपका entire nation, आपके जो है जो powers है, they are shared, and that is what we call it as federalism. Yet there are some problems which are faced by the local governments. Even though power share होते हैं, लेकिन there are some problems which are still there with the local governments. What are the problems? Specifically in the rural area, आपका एक न्यूज़पेपर का क्लिपिंग बना हुआ है in your paper, sorry, in your book. कुछ लोकल एरियाज के अंदर, स्पेसिफिकली इन द रूरल एरियाज, इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। नॉर्मली जो ग्राम सभा होती है उन्हें हर साल 2-3 बार जो है दे हैव टू असेंबल, दे हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं। इन सम एरियाज जो स्टेट्स हैं अपने पैसों को, अपने जो रेवेन्यूज है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है। पेपर में क्वेश्चन आया था क्यों नहीं करती है। रीजन इज, भाई अगर स्टेट में कोई और पार्टी है और रूरल एरिया में, सॉरी, उसमें कोई और पार्टी है, तो वो तो यही चाहेंगे ना कि उनका ज्यादा कंट्रोल हो जाए, तो दे ट्राई टू। तो इन मेनी ऑफ द एरियाज द सेंटर या स्टेट दे डोंट शेयर द रेवेन्यूज ऑल्सो। बट अगर हम ऑन द पॉजिटिव साइड देखें तो लोकल गवर्नमेंट इज मोर, इट इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर गवर्नमेंट। क्यों? क्यों? पेपर का क्वेश्चन है। बिकॉज in the local government, first 1/3 of the seats are reserved for women, जिससे women empowerment होती है। Secondly, यहाँ पर जो elections होती है, anyone can stand in the election, there is a direct election, आप किसी भी पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हो, so that empowers the people to stand for their rights. And then अगर हम देखें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, इनको भी दे आर ऑल्सो गेटिंग, so they are also empowered. And in this manner, जो यूनियन, जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, इट हैज गॉट मोर पावर एंड मोर ओवर दे आर एबल टू डील विद द प्रॉब्लम्स जो उनको फेस होता है। तो दिस इज द एंटायर चैप्टर व्हाट वी से एज फेडरलिज्म, इनको हम बोलते हैं फेडरलिज्म।